हेलो गाइस। आज चालू करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। सो फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट ऑफ बॉडी मींस अगर अपन ने कोई ड्रग दी वो अपनी बॉडी पर कैसे इफेक्ट करेगी। ड्रग जो है वो अपनी बॉडी पर कैसे इफेक्ट करेगी। इसके लिए एक नॉर्मल स्टडी होती है जिसको बोलते हैं आदमी स्टडी। ठीक है, इट्स मींस ADAME। ये इस टाइप से चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन की। फॉर एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं अपन ने। तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली होता क्या है? एब्जॉर्प्शन होता क्या है? देखो, एब्जॉर्प्शन मतलब आपको सबको पता है कोई चीज एब्जॉर्ब होना बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना। इसके अंदर अपने पास दो रूट्स हैं। एक है आपका लोकल रूट और दूसरा है आपका सिस्टमिक रूट। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल रूट? लोकल रूट मतलब मान लो बॉडी पर कहीं पेन है या फिर कोई सिम्टम्स है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आइस ले लो। ठीक है, अब अगर अपन को आइस को डायरेक्ट ट्रीट करना है तो अपन क्या डाल देंगे? उसके ऊपर आई ड्रॉप डाल देंगे। आई ड्रॉप डाल दी। अगर किसी को नोज नेजल ब्लॉकेज है या फिर नोज जो है वो ब्लॉक है ड्यू टू कोल्ड और मे बी एनी अदर रीजन, तो वो क्या देंगे अपन? इनहेलर दे देंगे। इनहेलर दे दिया भाई। ठीक है, उसके बाद अगर अपन को मान लो जैसे कि कहीं स्वेलिंग है, ठीक है, हाथ पाँव कहीं पे भी, तो अपन ने उसको क्या कह दिया? क्रीम लगा दी। ठीक है, कहीं पर चोट है अपन ने क्रीम लगा दी। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके लोकल रूट्स का। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं सिस्टमिक रूट्स का। तो सिस्टमिक रूट्स आपको दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंट्रल और दूसरा होता है पैरेंट्रल। इन एंट्रल वी हैव ओरल रूट्स एंड रेक्टल रूट्स। जी हाँ, ओरल एंड रेक्टल रूट्स, यू नो एवरीथिंग। नाउ पेरेंटल रूट्स वी हैव इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं नॉन इंजेक्टेबल में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्टेबल, सबक्यूटेनियस, यू नो सबक्यूटेनियस, IV एंड IM, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इन नॉन इंजेक्टेबल इनहेलेशन, जैसे कि अपन ने बताया था इनहेलेशन। अब आपने देखा था इनहेलेशन दोनों टाइप के होते हैं, बट इनहेलेटर्स और इनहेलेशंस वी कैन फाइंड आउट इन मोर वीडियोस। नेजल, जो नेजल टर्म है, बाय मान लो कि अपन नाक में से नाक के अंदर ट्यूब डालकर कोई मेडिसिन पहुंचा रहे हैं या फिर फ्रॉम नेजल टू सिस्टमिक सर्कुलेशन एक्सेट्रा। ट्रांसडर्मल, यू वांट स्किन फ्रॉम द स्किन। एंड सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ये होता है आपका अगर टंग है, टंग के नीचे जो वेन होती है सबलिंगुअल वेन, उसके ऊपर अपन गोली जब मेडिसिन है वो डायरेक्टली रीच करती है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन तक। ठीक है, ये कुछ रूट्स हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर अपन देखे थे। साथ ही साथ आपका हेपेटिक पास, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, FPM। ठीक है, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेसिकली समझिएगा। अगर मान लो अपने पास कोई गोली है, अपन ने जैसे कि ये आपका इसोफेगस है, ये स्टोमच आ गया। ठीक है, और इसी के साथ में ये आपका लीवर आ गया। ठीक है, और मान लो ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अगर मान लो कोई गोली आई इधर 100% पर, या फिर उसका 100% इधर से आया, तो स्टोमच यहाँ से ये एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्प्शन मान लो कुछ 80% हुआ। ठीक है, क्योंकि मेनली सारी गोलियां एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो 80% एब्जॉर्ब हुआ इसके अंदर। और अपन को कितना मिला? लिवर के अंदर ना 80% आ गया। अब लिवर के अंदर होता है आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होता है आपका? हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो लिवर ने अपना कुछ काट लिया, मतलब कुछ मेडिसिन आपने हेपेटिक मतलब हेपेटिक मतलब लिवर ने उसके पास रख ली। जैसे कि मान लो 20% रख ली। ठीक है, तो अब जितनी बची 60%, ठीक है, ये पहुंच गई आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और यहाँ से जो 80% था और उसमें से जो 20% बच गया वो आपका एक्सक्रीट हो गया। इस हिसाब से देखो, 20% एक्सक्रीट हो गया, मतलब 20% तो वेस्ट है, अपना कोई काम का ही नहीं। ठीक है, इसमें से 80% जो था वो चला गया आपके पास लीवर के पास। ठीक है, मेटाबलाइज होने के लिए लीवर ने अपना TDS काट लिया 20%। ठीक है, अब बचा 60%। ठीक है, 60% जो होता है ये आपका एब्जॉर्ब हुआ। कैसे एब्जॉर्ब हुआ? जो कि आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचा।
नॉट सबक्यूटेनियस, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। बेसिकली द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ब्लड की बात हो रही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन से। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जो अपन ने भले कहीं से भी एडमिनिस्ट्रेट किया हो, ठीक है, कहीं से भी एडमिनिस्ट्रेट किया हो, चाहे वो सबक्यूटेनियसली किया हो, चाहे ओरल रूट से किया हो, चाहे आईवी किया हो, कहीं से भी किया हो, अगर वो ब्लड तक जहां पहुंच रहा है उसको बोलते हैं अपन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अपना मेन काम क्या है, कोई दवाई है उसको कहाँ ले जानी है, ब्लड तक लेके जाना। क्यों? क्योंकि ब्लड आपकी बॉडी में हर पार्ट तक ब्लड जाएगा। ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन ड्रग शुड क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बेसिकली देखिए समझिएगा, ये मान लो आपका लीवर है, ठीक है, ये मान लो आपका स्टोमच है, ठीक है, ये मान लो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब मान लो ये जो दवाई है आपकी, जो ड्रग है, इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, आपको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी, फिर यहाँ से यहाँ इधर मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी, यहाँ से यहाँ इसको मेम्ब्रेन क्रॉस करते रहना पड़ेगा। तो इसके लिए इट डिपेंड्स ऑन लिपिड सोल्यूबिलिटी, एलएस। लिपिड सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग कितनी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ड्रग कितनी एब्जॉर्ब होगी किस पे डिपेंड करता है, लिपिड सोल्यूबिलिटी के ऊपर। अब अपने पास दो टर्म है, ठीक है, दो टर्म है, एक होता है नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, और एक होता है आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, आयोनाइज्ड फॉर्म। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, अगर मान लो अपने पास वाटर है H2O, ठीक है, इसको मैंने H प्लस और OH माइनस, ठीक है, इस टाइप से अपन ने निकाल दिया। ठीक है, अब बेसिकली ये जो H2 फॉर्म है ये आपका हो गया नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, और H प्लस और OH माइनस जो आयन्स है आपके आयोनाइज्ड, मतलब ये आयन्स के फॉर्म में, ठीक है, और ये नॉन आयोनाइज्ड है। ठीक, तो आपकी जो ड्रग होती है, ड्रग वो किस फॉर्म में होती है, वो या तो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकती है या फिर आयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकती है, दोनों में हो सकती है, या तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकती है या नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ड्रग आपकी नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं लिपिड सोल्युबिलिटी, लिपिड सोल्यूबल है वो, और अगर वो आयोनाइज्ड है तो वो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, अब बेसिकली देखो क्या होता है, मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो ये तो क्या हो गया, बेसिकली आपके आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन के ऊपर पड़े थे, लेकिन जो मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है आपकी, ठीक है, ये मेम्ब्रेन को आपको क्रॉस करना है तो इसके ऊपर बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं। तो इसके लिए एक बेसिकली टेबल है, ये टेबल देखिए, अगर मान लो एसिडिक ड्रग है और एसिडिक मीडियम है, मतलब जैसे कि आपका पेट है, स्टोमच है, यहाँ पर पीएच जो होता है वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो आपका जो मीडियम है वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो अगर मान लो ड्रग एसिडिक है और मीडियम एसिडिक है तो ये हो गया आपका नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म मतलब ये लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल है, मतलब यहाँ पर जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेगी। लेकिन अगर मान लो एसिडिक ड्रग है और बेसिक मेम्ब्रेन है, जैसे कि इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में मेम्ब्रेन कैसी है, बेसिक है, सॉरी मेम्ब्रेन क्या, मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पर आपका आयोनाइज हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो आपकी मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगी। सेम टू सेम अगर बेसिक ड्रग है और बेसिक मीडियम है, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, लिपिड सोल्यूबिलिटी, और अगर बेसिक ड्रग है और एसिडिक मीडियम है तो वाटर सोल्यूबल वो हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक टॉपिक था। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन की। हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखिए, pH इज इक्वल टू pKa, pH इज इक्वल टू pKa, इसको बोलते हैं एसोसिएशन और एसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, फिर लोग आयोनाइज अपॉन नॉन आयोनाइज। ठीक है, इसको एक सिंपल वे में समझते हैं। ठीक है, इधर एक मैं इक्वेशन लेता हूँ या फिर एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हमेशा देखिएगा, अगर पीएच और पीके जो है, अपन जो ड्रग है उसका मीडियम, अपन को क्या देखना है बेसिकली कि ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब कहाँ पर जल्दी होगी। ठीक है, ड्रग जो है अपने कहाँ पर जल्दी होगी, इसके लिए अपन दो चीजें कंस्टिट्यूट करते हैं, एक तो पीएच और आपका पीके। ठीक है, पीएच और पीके, अगर मान लो ठीक है, किसी का पीएच और जो नेचर ऑफ ड्रग है पीएच है, पीके एसोसिएशन डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये दोनों इक्वल है।
ठीक है बेसिकली। तो वहां पर जो आपकी लिपिड सोल्युबिलिटी और वाटर सोल्युबिलिटी होती है वो 50-50 पर होती है, 50:50। कैसे? अगर मान लो पीएच किसी की 6 है, कि क्या हो गया 6 मतलब एसिडिक ड्रग है, और जो उसका कांस्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, ये भी आपका 6 है। ठीक है, तो बेसिकली एक टेबल होगी अपने पास, ये पीएच है और ये पीके है। ठीक है, ये आपका पीके, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, पीएच और पीके की बात कर रहे थे। पीएच अगर 6 है, पीके 6 है, तो अगर अपन इधर अगर मान लो कि ये एक एग्जांपल है, ठीक है, हाइपोथेटिक एग्जांपल है, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, पीएच इज इक्वल टू पीके है, तो लिपिड सोल्युबिलिटी और वाटर सोल्युबिलिटी 50-50 की होगी। कैसे? जैसे कि मान लो ये लिपिड सोल्युबिलिटी और ये वाटर सोल्युबिलिटी, यहाँ पर पी के ए है, और यहाँ पर मैं पीएच लिखता हूँ, जैसे कि 2 पीएच है, 3 पीएच है, 4 है, 5 है, और 6 है, 7 है, 8 है, और 9 है, 10 है। ठीक है, ये एसिडिटी से बेसिक की तरफ जा रहा है। अपना पीके कहाँ पर है? ये रहा 6 है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, एलएस और डब्ल्यूएस क्या है? 50-50 है। तो ये लो, लिपिड सोल्युबिलिटी ड्रग्स 50% और वाटर सोल्युबिलिटी ड्रग्स 50%। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब अपन ने देखा था, बात की थी पीएच। पीएच जो है वो कैसी है आपकी? एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है, मतलब ड्रग कैसी है? एसिडिक ड्रग है। तो हमेशा याद रखना, जब ड्रग एसिडिक होती है तो मीडियम एसिडिक होता है, तो नॉन आयोनाइजेशन फॉर्म लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, और अगर बेसिक है तो क्या होगा? वाटर सोल्यूबल है। तो हमेशा याद रखना, एक टर्म याद रखना, अगर 50 से ज्यादा है, लिपिड सोल्यूबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, तो ये इस टाइप का चेंजेस होगा कि जैसे कि अपन एक पी जस्ट ऊपर कर दी, अभी ड्रग 6 पर है, अपन ने डोज बढ़ा दिया, ड्रग और एसिडिक हो गई, तो ये डायरेक्ट कितनी एसिडिक होगी? 90% प्लस, और यहाँ पर 10%। ठीक है, अगर अपन ने एक पीएच और खिसकाया और एसिडिक ड्रग की, ठीक है, अगर अपन क्या कर रहे हैं? ड्रग की एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये होगा 99%। ठीक है, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1%। ठीक है, अपन ने और ड्रग को एसिडिटी किया, एसिडाइज किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 99.9%, और इधर 0.1%। अपन ने ड्रग को और एसिडाइज किया, ठीक है, अब आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इतना होगा 99.99%, और यहाँ पर 0.01%। ठीक है, सेम टू सेम। अभी ड्रग कैसी है? एसिडिटी, एसिडिक ड्रग है, तो क्या बढ़ रहा है आपका? लिपिड सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन वाटर सोल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे बेसिक इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बेसिक इंक्रीज होगा, ठीक है, बेसिक, क्योंकि 7 क्या होता है? एल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, तो ड्रग नीचे आया, तो सेम टू सेम लाइन, अब ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, अब ये ड्रग जो है वो वाटर सोल्यूबल हो गई, और ये 90% हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा? अब 8 के ऊपर सेम साइकिल, यहाँ पर 1%, और ड्रग बेसिक हो गई, जबकि ड्रग कैसी थी? एसिडिक थी। मीडियम एसिडिक था, सॉरी, ड्रग एसिडिक थी और मीडियम बेसिक हो गया, तो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, 99%, यहाँ पर 0.1%। ठीक है, और यहाँ पर 99.9%, यहाँ पर 0.01%, यहाँ पर 99.99%। अब यहाँ पर बेसिकली समझिए क्या होगा, यहाँ पर अपना जो पीके है, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पर देखिए, अगर मान लो एसिडिक ड्रग है, एसिडिक मीडियम है, तो लिपिड सोल्यूबल, और अपन ने क्या पढ़ा था कि फॉर एब्जॉर्प्शन ड्रग शुड बी क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड डिपेंड्स ऑन द लिपिड सोल्युबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो जो ड्रग आपके लिपिड सोल्यूबल है वो इजीली क्रॉस करेगी, और जो नहीं है वो नहीं करेगी। ठीक है, तो बेसिकली अपन को ड्रग को क्या करना है? लिपिड सोल्यूबल करना है, ताकि ये इजीली हो जाए। अब अपन को देखो, अगर ड्रग एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, तो लिपिड सोल्यूबल, अगर ड्रग एसिड है और बेसिक मीडियम है तो वाटर सोल्यूबल। सेम टू सेम ये टेबल याद रखो। अब यहाँ पर ड्रग जो है वो एसिडिक है, ठीक है, ड्रग क्या है? एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि 6 जो होता है वो पीएच किसका है? एसिड पीएच है। ठीक है, अगर ये मान लो 9 पे होती तो बेसिक होती, 8 पे होती तो बेसिक होती, 7 पे होती तो एल्कलाइन होती। ठीक है, अभी ड्रग 6 पर है, एसिडिक है, तो आपका क्या बढ़ेगा? लिपिड सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। लिपिड सोल्युबिलिटी हमेशा किस वे में बढ़ती है? अगर मान लो अपन एक पीएच खिसकाते हैं, तो वो इस लेवल, इस नंबर पर बढ़ेगी हमेशा, अकॉर्डिंग टू हेजलबेक इक्वेशन। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन थी आपकी, वो अपन ने इसमें देखी। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ओनली लिखा हुआ है, सिर्फ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग
एसिडिक एब्जॉर्ब होती है स्टोमच पे और बेसिक एब्जॉर्ब होगी इंटेस्टाइन में। क्यों? देखो समझो, यहाँ पर देखो, आपका पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये मान लो स्टोमच है और ये मान लो इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्टोमच का जो सिर्फ पीएच है वो एसिडिक है, मतलब सिर्फ आपकी पूरी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में एसिडिक पीएच कहाँ पर है? स्टोमच में। और इंटेस्टाइन का पीएच कैसा है? बेसिक है। तो दवाई, एसिडिक दवाई हमेशा एसिडिक बेस मीडियम में जाएगी, तो स्टोमच में हमेशा एसिडिक ड्रग्स पास होगी, बेसिक होगी ही नहीं। और बेसिक में, इंटेस्टाइन में हमेशा बेसिक ड्रग पास होगी, ये कह रहा है हेजलबेक। पर पर एक बात याद रखो, ऑल द ड्रग मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है और ये अकॉर्डिंग टू हेजलबेक इक्वेशन है कि अगर एसिडिक एब्जॉर्ब स्टोमच और बेसिक इन इंटेस्टाइन। पर स्टोमच का जो टाइम होता है वो सिर्फ आधा घंटा होता है, 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट में सारा खाना वापस निकल जाता है। तो कुछ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है, ठीक है। ये क्या करेंगी? तो बेसिकली ये जो स्टोमच से सारी की सारी ड्रग, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, वो आधे घंटे के अंदर कहाँ पहुंच जाएगी? इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाएगी। और ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपना लिपिड सोल्युबिलिटी को किस में चेंज करेंगी? वाटर सोल्युबिलिटी में चेंज करेंगी। देन ये एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और जितना लंबा उसका ड्यूरेशन होगा उतनी वो शॉर्ट एक्टिंग होगी और उतनी वो लॉन्ग एक्टिंग होगी। तो बेसिकली अगर कोई एग्जाम में पूछे, according to Henderson-Hazelbeck equation, acidic absorb in stomach and basic absorb in intestine. But practically, most of the drugs are absorbed in intestine because gastric time is less and drugs stored in intestine. दो रीजन से, एक तो ड्रग स्टोर इन इंटेस्टाइन, बहुत देर तक इंटेस्टाइन में ड्रग स्टोर रहती है, और सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन इज मोर देन स्टोमच। सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन इज मोर देन स्टोमच, ठीक है। नाउ बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है? बेसिकली परसेंटेज ऑफ गिवन डोज विच रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अपन ने देखा था कि अपन ने 100% दवाई दी थी, देखो पेन से, अपन ने 100% दवाई दी थी, ठीक है। 100% दवाई दी थी कहाँ पर? स्टोमच के अंदर। इस स्टोमच में से 20% एक्सक्रीट हो गई, ठीक है। और 20% चली गई आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। इसमें से बचकर आपकी बच्ची कितनी? 60%। 60% कहाँ गई? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। तो बेसिकली 60% क्या हो गया? आपका बायो अवेलेबिलिटी हो गया इस 100% के अंदर से, ठीक है। तो बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी इस क्या है कि जो परसेंटेज है गिवन डोज का, अपन ने गिवन डोज की तरह 100 परसेंटेज ऑफ द गिवन डोज 100 में से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन को ऊपर रीच करती है, 60% रीच हुई, तो वो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर मान लो, बेसिक समझो, अगर मान लो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर एब्जॉर्ब कितनी हुई थी? 80% एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है। 20% तो एक्सक्रीट हो गई थी, वेस्ट मटेरियल। अगर मान लो इस 80 की जगह 90% होती, ठीक है, 20% तो फिक्स है, एफपीएम 20% कटेगा ही कटेगा, यहाँ पर कितनी होती? 70%। तो बेसिकली अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर मान लो एफपीएम, अगर ये एफपीएम, जैसे इसने 20% काटा, अभी मान लो 90% है, ठीक है, आपका बायो अवेलेबिलिटी 70% होया। अगर मान लो 20% की जगह इसने 30% काटा, तो कितनी हो गई वापस से? 60%। तो अगर मान लो एफपीएम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, अगर एफपीएम ज्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, एफपीएम कम है, एफपीएम ज्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, ठीक है। कंप्लीट। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बायो अवेलेबिलिटी फ्रॉम आईवी, हमेशा याद रखना, जो चीज डायरेक्ट वेन्स में दे रहे हैं, वेन्स क्या आपका? सिस्टमिक सर्कुलेशन है। आईवी क्या है? इंट्रावेनस। जो दवाई हम डायरेक्टली वेन में डाल रहे हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी? 100%। तो हमेशा अपन बायोअवेलेबिलिटी कहाँ से काउंट करते हैं? आईवी से काउंट करते हैं, ठीक है। देखो अपन ने लिखा था मोर एब्जॉर्प्शन मोर बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर ज्यादा है तो लेस बायोअवेलेबिलिटी होगी, खत्म। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल हैं जो एब्जॉर्प्शन, देखो मोर एब्जॉर्प्शन मोर बायोअवेलेबिलिटी, लेकिन अगर मान लो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा है, मतलब एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है और एफपीएम से भी ज्यादा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। क्यों?
क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है पर एफपीएम ज्यादा भी हो रहा है, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कौन सी दवाई है एलपीजी ड्रग्स, कौन कौन सी, लिग्नोकेन, प्रोपेनॉल और ग्लिसरॉल टाई नाइट्रेट, ठीक है। ये 3 ड्रग्स का याद रखना जिसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है और एफपीएम भी ज्यादा है। अब बात करते हैं सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट अपन ने देखा था ड्रग विच प्लेस्ड बिलो द टंग, कौन सी टंग, टंग तो एक ही होती है, तो ड्रग जो होती है वो टंग के नीचे, क्यों, क्योंकि ये इसके कुछ फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नो एफपीएम, नो एफपीएम क्यों, एफपीएम क्या होता है, अगर मान लो स्टोमच में आई, एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में बीच में जो एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर लीवर है, ठीक है, ये अपना टीडीएस काटेगा, लेकिन टंग से डायरेक्टली कहाँ पहुंचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो एफपीएम का कोई झंझट ही नहीं, एफपीएम कटेगा ही नहीं, ठीक है। सब लिंगुअल के कुछ फायदे हैं वो देखो, एक्शन फास्ट, रखी, घुली और ये अपना एक्शन करना शुरू कर देगी, मतलब टंग के नीचे जितनी जल्दी रखी है उतनी फटाफट इन विद इन द फ्यू सेकंड्स, तो ये किसके लिए काम आएगी, आपके इमरजेंसी के लिए काम आती है, ठीक है, इमरजेंसी में काम आएगी। देन टर्मिनेट द एक्शन, मान लो कि अपन को पेन हो रहा है, ठीक है, अपन ने एक सबलिंगुअल ड्रग दी, पेन होना बंद हो गया, अपन ने वो जो गोली जितनी भी बची थी 60% या 30% जितनी भी बची थी वो थूक दी, ठीक है, अपन ने टर्मिनेट कर दिया, अपन ने स्पीड कर दी ड्रग को, तो आपका जो एक्शन है वो टर्मिनेट हो गया। तो सबलिंगुअल रूट का एक और फायदा टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको गोली टंग के नीचे रखने के लिए ना किसी डॉक्टर की आवश्यकता है ना किसी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है, आप सीधे ही अपने हाथ से मुंह में रख सकते हैं, सिंपल सी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबलिंगुअल रूट ड्रग प्लेस बिलो टंग, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो अपन सबलिंगुअल रूट से देते हैं, ठीक है। नाउ एक अदर टॉपिक है बायो इक्विवेलेंस, क्या होता है बायो इक्विवेलेंस, ठीक है, बायो इक्विवेलेंस की बात करते हैं। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, मान टू ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग्स आर कंपेयर्ड इफ सिमिलर, ठीक है, अगर मान लो कोई एक ब्रांड है, ठीक है, सॉरी कोई एक ड्रग है, ठीक है, इसको एक कंपनी बेचती है ए के नाम से और इसको एक कंपनी बेचती है बी के नाम से, सेम ड्रग है, ठीक है, आपने भी मार्केट में देखा होगा कि कोई दवाई लेने जाता है मेडिकल फार्मेसी पर, तो कोई ए नाम की ड्रग देता है और कोई बी नाम की ड्रग देता है, बल्कि ड्रग सेम है, दोनों ही फीवर को ठीक कर रही है, ठीक है, दोनों ही कोल्ड को ठीक कर रही है, ठीक है, दोनों ड्रग सेम है, ए और बी, लेकिन दोनों की ब्रांड्स अलग है, तो इसके बीच में सिमिलरिटी होनी चाहिए +-20% की अकॉर्डिंग इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में कितनी होनी चाहिए +-20% की, इफ सिमिलर, अगर सिमिलर है तो टू ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग आर कंपेयर्ड, तो इसको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर बायो इक्विवेलेंट एक्सेप्ट फेनिटोइन, एग्जांपल याद रखना, फेनिटोइन जो होती है इसकी बायो इक्विवेलेंस अलग होती है, ठीक है, इन केस ऑफ फेनिटोइन ब्रांड चेंजेस आर नॉट अलाउड, क्यों, क्योंकि इसकी जो सिमिलरिटी है वो +-20 से ज्यादा होती है। तो यहाँ तक था हमारा एब्जॉर्प्शन, अपन ने पूरी एब्जॉर्प्शन की पढ़ ली, इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके अंदर अपन ने बायो अवेलेबिलिटी पढ़ ली अपन ने, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी के साथ साथ अपन ने क्या क्या पढ़ा कि हाउ we can see like a Henderson Hasselbalch equation where the drug absorb where it will not absorb, equations देख लिया अपन ने। So thank you for this absorption, next वीडियो में अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद अपन देखेंगे मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन, दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स।